हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल जहां पे आपके सारी अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द एग्जामिनेशंस दैट यू आर टारगेटिंग, बीट आईपीएम, बीबीए या जितने भी रेलेवेंट एग्जामिनेशंस हैं, रेलेवेंट एग्जाम अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए करियर को लेके, उन सब की रेलेवेंट अपडेट्स के लिए दिस इज द राइट स्पॉट फॉर यू गाइस, राइट? सो टुडे वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग अपडेट एंड अ वेरी बिग अपडेट रिगार्डिंग द आईपीएम पॉलिसी ऑफ IIM रोहतक। यस, IIM रोहतक ने अपनी आईपीएम की एडमिशन पॉलिसी में एक मेजर चेंज किया है, एक मेजर ट्विस्ट आया है। वी हैव सीन सिमिलर प्रोविजन इन द अदर एग्जामिनेशंस, बट ये अभी के लिए IIM रोहतक के आईपीएम प्रोग्राम के लिए फर्स्ट टाइम हुआ जो जो ये चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन अभी तक रिलीज करी है IIM रोहतक ने अपनी एडमिशन पॉलिसी के थ्रू? देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज अभी लेट्स जस्ट से फेब के ऑनवर्ड्स हमारा मेजर सीजन शुरू हो जाएगा। आपकी एप्लीकेशंस, बहुत सारे एग्जाम्स की आउट होने लगेंगी, मेजर एग्जाम्स की आउट हो जाएंगी आपकी एप्लीकेशंस। कुछ एग्जाम्स की ऑलरेडी आउट हैं, राइट? अब वी विल बी गेटिंग द डेट्स, राइट? विल बी गेटिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, क्या कोई चेंज है या नहीं है। देन डेफिनेटली जब आपका आगे का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेंगे, आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किन किन चीजों के बेसिस पे होगा, किन कौन से कंपोनेंट्स कंसिडर किए जाएंगे एंड उन कंपोनेंट्स का क्या वेटेज रहेगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस फेज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा आपके फाइनल सिलेक्शन में। how those components will make sure that you are getting a seat in at IIM Rohtak in their IPM program, right? So we'll be discussing all of that and let's just get started. हमारा 2026 का जो IPM का बैच होगा at Rohtak, which will be the 8th batch, उनके IIM Rohtak के IPM का 8th batch होगा this year, right? जिसके लिए admissions will get started soon and the applications will be available. So let's just get started, राइट? अभी जो चेंज की बात करते हैं, जिसके अराउंड सबसे ज्यादा स्पेकुलेशंस बनी है कि क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं चेंज हुआ है। वेल, आई जस्ट लेट यू नो कि एलिजिबिलिटी के मैटर में बहुत बड़ा रिलैक्सेशन, बहुत बड़ा रिलीफ आया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एससी और एसटी की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, राइट? अभी तक, इससे पहले क्या था, लास्ट ईयर तक क्या था कि जो एज होती है, एक एज शेड है, सबको पता है कि आईपीएम एट रोहतक या आपके जितने भी अदर आईपीएम एग्जामिनेशंस हैं, उन सभी में एक एज क्राइटेरिया रहती है अलॉन्ग विद योर एकेडमिक्स का भी वेटेज रहता है। इंदौर में नहीं रहता है, बट रोहतक एंड जिपमाट के एग्जामिनेशंस में आपके पास्ट एकेडमिक्स भी एलिजिबल। फाइन, सो उधर तो ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं देखने को मिला। द चेंज व्हिच वी हैव ऑब्जर्व्ड इज रिगार्डिंग योर एज। अब जितने भी अभी तक, इससे पहले क्या होता था, 20 इयर्स वाज द एज लिमिट। आप जून 30 को 20 इयर्स की एज कंप्लीट कर रहे हो या उसके बाद 20 इयर्स की एज कंप्लीट कर रहे हो, देन यू विल बी एलिजिबल to appear for the examination, and this was the criteria for everyone. Be someone who belongs to a general category, be a candidate who is from NCOBC category, SC category, ST category, PWD category, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते थे उन सभी के लिए 20 years was the maximum age, no relaxation. However, बाकी के एग्जामिनेशन में रिलैक्सेशंस रहती थी। This year what we have observed is, और जो चेंजेस आए हैं वो मेजर चेंज आपका यही रहा है कि यहाँ पे SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन ला के इंट्रोड्यूस किया गया है। सो बिग रिलीफ फॉर ऑल दी SC ST कैंडिडेट्स, जिनके लिए बहुत बार ऐसा होता है कि एज एक फैक्टर हो जाता है व्हेन इट कम्स टू दीज एग्जामिनेशंस, राइट? और समवन माइट वांट टू टेक अ ड्रॉप ईयर बिकॉज दे हैवंट first attempt. Whatever the scenario is, they still have time to work upon themselves and they can go ahead with the reattempt, whatever it is. But age के मामले में यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन आ रहा है, बहुत बड़ा रिलीफ आ रहा है सभी SC एंड ST कैंडिडेट के लिए। जो हमारे जर्नल कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे NCOBC के कैंडिडेट्स हैं एंड द PWD EWS, उनके लिए मैक्सिमम एज जो आपकी होगी वो 20 इयर्स ही होगी। However, if you belong to SC ST कैटेगरी, आप अगर 21 इयर्स के भी हो जा रहे होगे on June 30 या let's just say उससे पहले, it will work for you, right? There won't be any issue regarding the age. Fine. So this is the biggest update and the biggest relief for a lot of students. ये सभी बाकी के examinations में रहता ही था, but यहाँ पे IIM रोहतक ने भी इस चीज को अपने में implement कर दिया है. They have opened this particular provision for their admission process
फॉर द आईपीएम प्रोग्राम, राइट। अब अगर अकैड्स की बात करें, अकैड्स आपके वैसे ही जैसे लास्ट टाइम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही थी, 60% आपको चाहिए ही चाहिए इन योर क्लास 10th एंड इन योर क्लास 12th, राइट, for the general category, for the NCO basic category, for the PWD category, right, sorry, for the general NCO basic and your EWS category, जो हमारे SC ST and DAP के जो students हैं, right, उनके लिए यहाँ पे 55% है, तो यहाँ पे भी एक सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन रहता है, ये कि 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है मार्क्स के टर्म्स में भी, बट बाकी सबके लिए यहाँ पे 60% तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सो अभी तक आईपीएमआर इंदौर में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं इंट्रोड्यूस हुई है, लेट्स सी उनके पास तरफ से कोई अपडेट आता है या नहीं आता है, और विल इट बी अ रिलीफ फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स जिनके कार्ड्स थोड़े से डगमगा जाते हैं। बट अभी आपके पास बोर्ड्स आ रहे हैं, इंश्योर दैट आप इस 60% क्राइटेरिया को अचीव करो। सी कार्ड्स ऑलवेज हेल्प, आप हमेशा बेयर मिनिमम को टच या टारगेट लेके मत चलो, फाइन, ऑलवेज एम फॉर हायर, बट इंश्योर दैट इस क्राइटेरिया को तो आप पार कर रहे हो, 60% की क्राइटेरिया को आप पार कर रहे हो रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस। 10th में जो हो गया उसका तो कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। आई होप यू हैव डन वेल इन योर क्लास 10th के एग्जामिनेशंस, but 12th is in your hand, so ensure that you are getting good marks, getting decent marks, so that don't create a hurdle for you or obstacle for you in terms of even applying to the examination. Fine, so I hope that I am clear to you about this particular thing. So criterias में यही दो चीज होती है, एक आपका एज हो जाता है, एक आपके पास्ट एकेडमिक्स के मार्क्स हो जाते हैं। ओके, जो डेट है उस पर ध्यान रखना, यहाँ पे ये डेट आपकी जो एज को लेके है, फाइन, जो एज को लेके आपकी डेट है, जस्ट अ सेकेंड, जो आपकी एज को लेके डेट है वो 30th जून है। आप 30th जून, इधर 30th जून या उसके बाद जुलाई, अगस्त, राइट, किसी भी मंथ में आपको ये 20 इयर्स की एज या उसके बियॉन्ड, जैसे जो SC/ST कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन आया है वो 21, चलो उनकी तो बात नहीं करते हैं, बट अगर हम जनरल की बात करें तो इस डेट या इस डेट के बाद अगर आप 20 इयर्स की कंप्लीट करो दैट विल वर्क, बट इस डेट से अगर पहले आप अपनी 20 इयर्स की एज को अचीव करो then you will not be eligible for the examination. So before filling the application form, because application form को fill करने का भी एक cost रहता है, around 4,000 something आपकी application fee रहती है, so ensure that you are fulfilling these criteria, these eligibility criteria before making that payment. आपके पैसे waste नहीं होने चाहिए, so ensure that you are all well aware about the criteria and fulfilling those criteria. Fine. Next, there are some notes regarding the eligibility criteria. Again, I hope आपने उसको पढ़ा भी होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, अगर नहीं, राइट, सो आई विल हेल्प यू डाउन, हेल्प यू टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू, राइट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, जो भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं अभी क्लास 12th में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, क्या मैं भी अप्लाई कर सकती हूँ? मेरे पास तो क्लास 12th के मार्क्स नहीं है, इट इज नॉट एन इशू। आप अपीयर कर रहे हो क्लास 12th के लिए, you can still apply and appear for the IPMR Rohtak examination and all the other examinations definitely, right? The only thing is जब आपके marks आ जाते हैं, जब आपका result आ जाता है, and at the time of the registration, right, at the time of even edit window last year available थी, post your shortlist, जब shortlist release हो गई थी उसके बाद edit window available थी, because तब तक आपके class 12 के marks आ जाते हैं। So at that time you might be required to upload your class 12 के marks, and if not, जब आप registration के टाइम पे जाते हो, अपना admission जब वहां पे सिक्योर करने जाते हो, आपकी इंटरव्यू हो गया, राइट, एग्जाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ क्लियर कर लिया, उसके बाद जब आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या एडमिशन को सिक्योर करने जाते हो इंस्टीट्यूट में, एट दैट टाइम आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, राइट। उस टाइम पे आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने चाहिए, यानी कि 60% आपकी क्लास 12th में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मार्क्स, चलो अभी तो मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है 60% के, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं होगा, उससे पहले एग्जाम हो जाएगा, राइट। आपका क्लास 12 का रिजल्ट मई के अराउंड, मिड में या टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई आता है, उससे पहले आपका आईपीएमआर रोहतक का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका होगा, so definitely you will not be having any marks or result with you to fill it out in the application form. But जब आगे फर्दर प्रोसेस में आप जाते हो, राइट, सिलेक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाता है आपका, एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन इन द सेंस एडमिशन सिक्योर करने के लिए जब आप कैंपस पे इन पर्सन विजिट करते हो, उस टाइम पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी जरूरी होती है, यानी 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। I hope this was all about it. 60% for the general candidate, EWS candidate, and NCOBC, and 55% for SC, ST and DAP candidates, right? So ये criteria जो अभी हमने eligibility में भी डिस्कस करी, वो आपके क्लास 12th मार्क्स के रिगार्डिंग
आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फुलफिल करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो गया और आपके कहीं पे भी मार्क्स अगर थोड़े से भी कम हुए, यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड द एडमिशन, योर एडमिशन और एडमिशन ऑफर विल स्टैंड कैंसिल। उससे पहले आपको सिर्फ प्रोविजनल एडमिशन ही मिलता है। फाइनल एडमिशन तभी होता है जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रिलीज कर देते हो, राइट, और प्रोवाइड कर देते हो। दूसरा अगर हम पॉइंट यहाँ पे बात करें विच इज अराउंड द मार्क्स, हम मार्क्स कैसे फिल आउट करते हैं एप्लीकेशंस वगैरह में, तो बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को इंक्लूड कर ले, या टॉप 5, top 4, what is going to what is required to be filled out in the application form। तो अब यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि जब आप अपने the percentage of marks obtained by the candidate in 10th and 12th standard will be calculated based on the aggregate marks of any best 5 subjects। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स 6 है, 5 है, व्हाटएवर इट इज, उसमें से आपके बेस्ट 5, जो भी बेस्ट 5 है आप उनको कैलकुलेट करोगे एंड उसके बेसिस पे आप अपने मार्क्स भर दोगे। व्हाटएवर प्रोसीजर योर रिस्पेक्टिव बोर्ड फॉलोज डजंट मैटर, यहाँ पे फिल आउट करते समय आपको अपने बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं एंड उसके बेसिस पे आपको अपना मार्क्स फिल आउट करना है। दिस पर्टिकुलर फैक्ट और दिस पर्टिकुलर नोट इज ऑल अबाउट दैट ओनली। ओके, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहला स्टेप होता है, या एडमिशन प्रोसेस कह लो, एडमिशन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस के सब में सबसे पहला आपका स्टेप होता है विच इज द रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन की डेट आउट हो चुकी है एंड आपकी जो रजिस्ट्रेशन जब शुरू होगा वो होगा आपका 6th Feb, राइट। 6th Feb से एप्लीकेशंस आउट हो जाएंगे। टेक योर टाइम, क्योंकि टाइम जो लास्ट डेट है वो April 6 है। टेक योर टाइम, फिल आउट द फॉर्म विद अ रिलैक्स्ड माइंड। आके यहाँ पे हमारे यहाँ पे आपका एक प्रॉपर एक सेशन होगा जिसमें विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। सो डू नॉट पैनिक कि कहाँ से गाइडेंस लूं, कैसे भरूं पेपर को, लाइक आई एम ऑल कंफ्यूज, डू नॉट गेट इनटू दैट मोड। प्रॉपर सेशन होगा, उसके बाद आप उस सेशन को देखो, लाइव अटेंड करो, अपनी क्वेरीज भी आपको अगर है तो उसको कमेंट में भी ड्रॉप कर सकते हो और लाइव चैट पे भी अपने कमेंट को, अपने क्वेश्चन को एड्रेस करवा सकते हो। बट इंश्योर दैट यू आर अटेंडिंग दोस सेशंस सो दैट before filling the actual form, before submitting the actual form, you are all aware कि क्या info जानी चाहिए, क्या info नहीं जानी चाहिए, and you do not make any mistake, क्योंकि mistake को rectify करने का chance नहीं मिलता है। Fine. So registrations are going to start from Feb 6 soon enough, right? Hardly 10-15 days आपके पास बचे हैं जब registration शुरू हो जाएगा and April 6 will be the last date. उसके बाद the other thing, right? Interested applicants who fulfill the above mentioned eligibility criteria, जो इससे पहले हमने डिस्कस करी है, are required to fill out the registration form, right? जो अब आपका जब भी अवेलेबल हो जाएगा और जो भी डिटेल्स होंगे उसमें आपको उन डिटेल्स को फिल आउट करके सबमिट कर देना होगा। ओके, नाउ जो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने की फी होगी वो नॉन रिफंडेबल है। इसलिए मैंने एलिजिबिलिटी पे इतना एम्फसाइज किया बिकॉज आपने एक बार ये 4,937 रुपी पे कर दिए, दैट इज नॉन रिफंडेबल बिकॉज ये एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में ये फी रिक्वायर्ड होती है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी रीपेड टू यू, सो यू कैन नॉट क्लेम द रिफंड और apply for the refund. So ensure that you're fulfilling all the criteria and then only applying to the examination, right? So the application fee will be anywhere around 5,000, roughly 5,000 मान लेंगे हम, 4,937 to be very precise. Okay, now एग्जाम पैटर्न आपने रजिस्टर किया, अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, मई में आपका पेपर है, 10th मई को पेपर है। पेपर का पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं। 3 सेक्शंस, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, यूजुअल पैटर्न लास्ट ईयर भी था। एंड सिमिलरली 40 क्वेश्चंस इन ईच ऑफ दिस सेक्शन। ओवरऑल टाइम लिमिट आपकी 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स का पेपर होगा आपका जिसमें 40 क्वेश्चंस ईच सेक्शन में आएंगे। एंड जो एग्जाम की टाइमिंग रहेगी वो 9 AM से रहेगी, यानी कि मॉर्निंग स्लॉट होगा। सो यू नाउ नो कि जब आप मॉक लिखने बैठ रहे हो अपने आईपीएमआर रोहतक के प्रिपरेशन के टाइम पे, सो विच टाइम यू हैव टू टारगेट। सुबह के टाइम में अपने आईपीएमआर रोहतक के मॉक्स को अटेम्प्ट करो सो दैट आप उस स्टेट लाइक हैबिचुअल बन जाओ, उस टाइम को लेके आपका माइंड प्रॉपर फंक्शन करे इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, बिकॉज आपका एग्जाम भी इसी ड्यूरेशन में होने वाला है। फाइन, मार्किंग स्कीम की बात करें, नेगेटिव मार्किंग रहती है क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, तो मार्किंग स्कीम विल बी योर for every correct answer you will get 4 marks and for every incorrect answer -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर एग्जाम पैटर्न। इससे ज्यादा इससे कम जाने की जरूरत नहीं है। यू ऑल मस्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग, सो यू आर ऑल वेल अवेयर अबाउट द सिलेबस itself। पैटर्न में बहुत ज्यादा ऐसे चेंजेस नहीं आए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी
आपने रजिस्टर किया, एग्जाम दिया, एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट रिलीज होगी, राइट। तो जो शॉर्टलिस्ट आपकी रिलीज होगी उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, सो देयर विल बी सम कट ऑफ जो रिलीज किए जाएंगे। ओवरऑल कट ऑफ रहते हैं, यहाँ पे किसी सेक्शन का कोई कट ऑफ नहीं, सिनेरियो नहीं रहता है, आपके ओवरऑल कट ऑफ रहते हैं। सो एज पर योर कैटेगरी आपको एक मार्क और एक स्कोर अचीव करना होगा। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी के लिए 381 का आपका कट ऑफ गया था, फाइन। सो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक ओवरऑल कट ऑफ, ओवरऑल मार्क्स आपको सिक्योर करना होता है। 480 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 381 वाज द मिनिमम मार्क दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर अ जनरल कैंडिडेट, फाइन। एंड सिमिलरली आपके बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी, बाकी कैटेगरीज के लिए रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स रहते हैं। ओके, नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंड ऑफ मई में आपका 10th ऑफ मई को आपका पेपर हो जाएगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, लास्ट वीक मई में आपका शॉर्टलिस्ट आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, एग्जाम से दे दिए, अब रिजल्ट कब आने वाला है। तो रिजल्ट आपके या शॉर्टलिस्ट कह लो आपकी आएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, फाइन। इसके अलावा जब आप फाइनल इंटरव्यू के राउंड में जाओगे वहां पे डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप इवैल्यूएट किए जाओगे, आपके अकैड्स, आपकी speaking skills, communication skills, right, the articulations, how well updated you are about the GK and everything, उन सब के बेसिस पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला होगा। अब इंटरव्यू कब कंडक्ट होंगे? मई में आपकी शॉर्टलिस्ट आ गई, इंटरव्यू आपके एनीवेयर सेकेंड वीक ऑफ जून में आपके कंडक्ट होंगे। सो यू विल रफली हैव लेट्स जस्ट से 1 or 2 weeks टू प्रिपेयर, डिपेंडिंग ऑन कितना अर्ली आपकी शॉर्टलिस्ट रिलीज होती है एंड क्या डेट मिलती है आपको फॉर योर PI राउंड। सो एनीवेयर अराउंड 1 to 2 week आपको मिल जाएगा फॉर PI प्रिपरेशन, सो यू कैन गेट फोकस्ड इन दैट टाइम आपके इंटरव्यूज वगैरह के लिए। बट आई विल से अगर आपके एग्जाम, आप अपने एग्जाम्स के साथ जितनी जल्दी फ्री हो जाते हो एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर अटेम्प्ट, गेट स्टार्टेड विद योर इंटरव्यू प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। 2 हफ्ते के लिए वेट करने से अच्छा यू जस्ट गेट स्टार्टेड, सो यू आर ऑलरेडी वे अहेड फ्रॉम ऑल द अदर पीपल, राइट। ओके, राइट। अब इसके बारे में इसके बाद हम जब बात करेंगे, इंटरव्यू हो गया, उसके आप इवैल्यूएट किए जाओगे, इंटरव्यू का भी वेटेज रहेगा, हर एक कॉम्पोनेंट का, जितने भी हमने कॉम्पोनेंट्स डिस्कस किए उन सबका एक वेटेज रहता है। फाइनल सिलेक्शन उन्हीं कॉम्पोनेंट्स के बेसिस पे होते हैं। कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं? आपका एग्जाम का स्कोर, ओके, आपका इंटरव्यू में आपने कैसा परफॉर्म किया। अभी तक एकेडमिक्स हमने देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तरह डेफिनेटली यूज किया जा रहा था, यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइनल सिलेक्शन के लिए भी यूज किया जाएगा। एंड व्हाट विल बी द वेटेज ऑफ इट? सबसे ज्यादा वेटेज आपकी दी गई है आपके IB मैट के स्कोर को, राइट। सो जो आपका एग्जामिनेशन है, इंश्योर करो आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करके आ रहे हो वहां पे, क्योंकि उसका मोर देन 50% वेटेज उसी को दे दिया गया है। सो डू नॉट पैनिक अबाउट कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, व्हाट विल आई डू अबाउट माय लेट्स से स्किल्स, और इंटरव्यू में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगी, राइट। उसके लिए हेडेक नहीं लेनी। अभी अपना मेन फोकस रहेगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जब इंटरव्यू की बात करें तो उसको 15% वेटेज दिया गया है, सिग्निफिकेंट वेटेज कंपेयर टू हमारा पास्ट एकेडमिक्स। एंड हर देखो हर कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस होती है, एक रेलेवेंस होता है, सो यू कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग। यहाँ पे व्हाट वी कैन नॉट कंट्रोल इज द पास्ट एकेडमिक्स ऑफ क्लास 10, ये अभी हमारे हाथ से बाहर है। बट क्या क्या अभी हमारे हाथ में है? दिस थिंग, आपका 12th का, ठीक है, योर इंटरव्यू एंड योर एप्टीट्यूड। अभी प्रायोरिटाइज क्या करके चलना है? डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप अपनी IB मैट की प्रिपरेशन पे फोकस करते रहो, बट अपने बोर्ड्स पे आपका फोकस ज्यादा जाएगा, बिकॉज मिड ऑफ मई से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। बोर्ड्स दिया, नेक्स्ट फोकस आपका तुरंत शिफ्ट हो जाना चाहिए IB मैट इंदौर की, IB मैट रोहतक की तरफ। एंड देन जैसे ही शॉर्टलिस्ट वगैरह आ जाएगी आप अपना इंटरव्यू पे फोकस कर लो। सो इंश्योर दैट हर एक कंपोनेंट को आप हर एक कंपोनेंट में आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, बिकॉज हर एक कंपोनेंट का एक वेटेज है। जो कंट्रोल हो सकता है उस पर वर्क करो, जो कंट्रोल नहीं हो सकता उस पर सोचने से कोई मतलब नहीं है, फाइन। सो अगर इनटेक की बात करूं, 198 यहाँ पे सिलेक्शंस होंगे, यानी कि सीट्स जो है वो 198 है, जिसमें से 10% ऑफ द सीट्स ऑफ दिस एंटायर नंबर is dedicated towards EWS, right? So EWS का 10% वहाँ पे रिजर्वेशन होगा। बाकी का जितना भी हमारा सीट या इनटेक है, जो सीट्स अवेलेबल है, वो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी के बेसिस पे होगा। जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है उसमें डेडिकेटेड परसेंटेज रहता है कि इतने परसेंटेज आप हर कैटेगरी से एडमिट करोगे अपने प्रोग्राम में। सो दैट विल बी समथिंग जो इंस्टीट्यूट भी फॉलो करने वाला है। सो 198 विल बी द टोटल सीट्स और टोटल एडमिशंस, टोटल स्टूडेंट्स दैट
IIM Rohtak will be basically admitting to their IPM program. Last year ये सीट बढ़ी थी, यानी कि 98 हुई थी. इससे पहले earlier days में, like earlier years में, this was the number anywhere around 140. उसके बाद उन्होंने इसको last year increase किया 198 पे, and this year as well उन्होंने 198 पे ही fix रखा है. ओके, सो अगर अकेडमिक कॉम्पोनेंट्स की बात करूं तो ओवरऑल तो यहाँ पे आपका 30% का वेटेज जा रहा है, राइट, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट. बट जो कंट्रोल में है वो आपका ये 20% है. दिस हैज बीन ऑलरेडी डन, सो इस 20% पे अच्छे से फोकस करो, इंश्योर दैट आपके मार्क्स अच्छा आ रहे हैं. इसलिए मैंने बोला 60% को टारगेट लेके मत चलो. जितना बेटर स्कोर होगा उतनी ज्यादा आपकी वेटेज के थ्रू आपके ओवरऑल कंपोजिट स्कोर में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा. सो जितना लो स्कोर उतना लेस कंट्रीब्यूशन उसका. फाइन. So perform better, perform decently, perform great in your board examination, then your next target will be this particular examination जो आपको 55% वेटेज कैरी करेगा. ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा, सो सॉरी फॉर दैट. प्रोविजनल एडमिशन, आपके पास एडमिशन ऑफर आएंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे. द इंस्टीट्यूट विल बी शेयरिंग जब आपका इंटरव्यू राउंड हो जाएगा, सारा इवैल्यूएशन हो जाएगा. एनीवे जुलाई में आपका अराउंड जुलाई ही आपके सारे रिजल्ट्स रिलीज होते हैं. सो आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपके इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप वेदर यू हैव बीन सिलेक्टेड और नॉट. इसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है, दैट यू हैव टू फिल एडमिशन ऑफर एक्सेप्टेंस फी जो कि आपकी होगी. लेट मी चेक वेयर इज दैट फी मेंशन्ड. या you have to deposit 1 lakh of fee. So you have been selected, you have been provided the provisional admission. उसमें अपनी सीट सिक्योर करने के लिए you have to pay this particular amount which is your offer acceptance offer acceptance amount, right? This is the full form of it. So 1 lakh का आपका offer acceptance आपका amount होगा जो आपको fulfill करना होगा. एक time bound प्रोसेस होगा. ये एक आपको डेडलाइन दी जाएगी, उससे पहले आपको इसको फिल आउट लाइक पे करना होगा, पेमेंट मेड करनी होगी, सो दैट यू आर सिक्योरिंग योर सीट इन द इंस्टीट्यूट. फाइन. सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक post your interview and everything, post the shortlisting, post the selection process, right? And uske liye bhi there is nothing much to worry about. This is all something that you can take care of at the later stage, but just to let you know कि 1 लाख का अमाउंट जब आप एडमिशन सिक्योर करोगे तो 1 लाख का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा. ओके, ना उसकी रिफंड पॉलिसी भी होती है. ऑल्दो जैसे अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट एग्जाम में अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसकी डिफरेंट they want to secure their seat in some other institute, so you can also get a refund for that, which is okay, sorry, आपकी जो भी एंटायर जो अमाउंट आपने फिल किया होगा उसमें से 1000 रुपीज आपके डिडक्ट हो जाएंगे, राइट? एंड उसके बाद आपको रिमेनिंग अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा एज जो आपका रिफंड, जो भी आपने रिफंड क्लेम करना चाहोगे. ओके, सो रिफंड पॉलिसी होती है. यू विल बी प्रोवाइडिंग योर डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, बेनिफिशियरी डिटेल्स, जो भी आपने जिसके थ्रू आपने पेमेंट किया होगा वो डिटेल्स प्रोवाइड करोगे एंड प्रोसेसिंग फी डिडक्ट करके आपको बाकी रिफंड मिल सकता है. बट इट इज समथिंग जो बहुत लेटेस्ट स्टेज पे आपके काम आने वाला है. फीस एक बार लास्ट में फीस देख लेते हैं एक बार. तो फी क्या रहने वाली है? फॉर द फर्स्ट ईयर द फी विल बी एनीवेयर अराउंड 6,22,000, which is going to remain the same for across all the first 3 years. So first 3 years की अगर आप बात करो, so anywhere आपका ये 19 lakhs तो आपकी first 3 years की आपकी फी बन जाएगी, right? जो लास्ट के 2 years हैं, which will be your MBA की years, right? इसकी फी उसी समय डिसाइड होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने 2026 में एनरोल कर लिया, right? After 3 years, so in around 2020 in 2030, right? 2030 में आपका MBA का ईयर शुरू हो जाएगा और I believe 2030 if I'm not being wrong here. जो भी है, जो आपका जब आपका MBA शुरू होगा उस टाइम पे जो फी इंस्टीट्यूट चार्ज कर रहा होगा उस समय के MBA कोहोर्ट के लिए, उस समय के MBA या PGP प्रोग्राम के लिए, वही फी आपके लिए भी एप्लीकेबल होगी. सो इट्स नॉट डिसाइडेड येट, या ये कभी भी फाइनलाइज या फिक्स नहीं हो सकती. इस समय जो फी होगी डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन फ्यूचर टाइम. सो जो भी फ्यूचर में उस समय इंस्टीट्यूट चार्ज करेगा फॉर अ PGP प्रोग्राम, द सेम विल बी एप्लीकेबल टू यू फॉर दोस 2 years, which is like your 4th and 5th year, right? So ये this is like your tuition fee. इसके addition में भी कुछ charges रहते हैं, right? Which are your study material and the mess caution or basically mess fee. There are some other details. वो तो जब आप admission ले लोगे तो आपको institute भी time to time guide करता रहता है. There is an entire process. But just to let you know कि ये आपकी fee का structure रहेगा anywhere around 19 lakh for the first
3 years, and then as applicable for the PGP in the last 2 years, right? I hope you enjoyed the session. You got the relevant information, जो important information, important updates थी regarding the IPM program at IIM Rohtak. बहुत ज़्यादा changes नहीं है. If you're new to this entire thing, I hope it has helped you to get a lot of clarity, right? ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है. जब एप्लीकेशंस ओपन हो, टाइम पे एप्लीकेशंस फिल आउट कर दो. व्हेनेवर यू आर गेटिंग टाइम, इन अ वेरी काम एंड कंपोज मैनर, फॉर्म को फिल आउट करो, अपने नॉर्मली प्रिपेयर करो. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. जो जैसा चल रहा था वैसा है. इन सब चीजों से अपनी प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं होने देना है, right? So that's it for today's session. Just do subscribe to the channel and like the video, so that you keep getting notified or keep getting updated about all these relevant details. We'll meet you soon with another update, another important session. Till then, keep yourself safe, prepare well for your boards, and prepare well for these entrance examinations as well. See you soon, guys.